डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का भी है और एमएससी फाइनल ईयर में पेपर 10th का भी टॉपिक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? Recombinant DNA technology refers to the joining together of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combinations that are of value to science, medicines, agriculture and industry। यानी हम किसी भी डीएनए का रिकॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कोई भी डीएनए का पार्ट जो कहीं भी बाहर से लिया जाता है और जहाँ पर टारगेटेड डीएनए है, जहाँ पर उसको हमें ज्वाइन करना है, वहाँ पर उस डीएनए पार्ट को ज्वाइन किया जाता है, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो है वो भी बिल्कुल नए होते हैं और इसका यूज़ जो है वो साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए on the other hand is the general name for a piece of DNA that has been created by the combination of at least two strands। तो नया जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यानी दो डीएनए अलग जब जोड़े जाते हैं, किसी नए जीनस का डीएनए जो है वो लेकर किसी दूसरे प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और उस तरीके की कोई प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप किया जाता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। They are DNA molecules formed by laboratory method of genetic recombination, such as molecular cloning, to bring together genetic material from multiple sources, creating sequences that would not otherwise be found in the जीनोम। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी जीनोम में पाया नहीं जाता और यह जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसको लगातार मल्टीप्लाई करके हम कहीं भी किसी भी तरह के स्पेशल जीन्स वाले प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म was first achieved in 1973 by Herbert Boyer of the University of California at San Francisco and Stanley Cohen at Stanford University, who used E. coli restriction enzymes to insert foreign DNA into plasmid। तो सबसे पहले 1973 में हर्बर्ट बॉयर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर और स्टैनली कोहेन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ई कोलाई को यूज़ किया था और उसमें जो फॉरेन डीएनए थे उनको इंसर्ट करके उसको प्लाज्मिड की तरीके से इस्तेमाल किया था। ये फिगर है स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए जो है वो कट किया गया है और प्लाज्मिड के अंदर इस डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्लाज्मिड्स को हम बैक्टीरियल सेल ई कोलाई के अंदर डाल देते हैं। ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियल डीएनए के साथ में प्लाज्मिड डीएनए भी लगातार मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए जो है, बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इनको हम जब प्लाज्मिड की तरह यूज़ करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स डीएनए को जब डाला जाता है तो ये डीएनए भी लगातार मल्टीप्लाई करता है और हमको बहुत सारी कॉपीज़ जो है इसकी मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किस प्रकार से हम जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करते हैं? तो पहला स्टेप है डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कि डिज़ायर्ड डीएनए, जहाँ से भी हमको डीएनए लेना है, मान लीजिए कोई भी डीएनए अच्छे क्लोरोफिल का डीएनए हो सकता है, C4 प्लांट्स का डीएनए हो सकता है। C4 प्लांट्स का डीएनए हम C3 प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहें, या कोई बहुत अच्छी वैरायटी है जिसका डीएनए के गुण जो हैं उसमें हम डालना चाहते हैं उस जीनोम के अंदर, तो इस प्रकार का जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको प्योर फॉर्म में लिया जाता है। तो the first step in ribosomal recombinant DNA technology is to isolate the desired DNA in its pure form that is free from other macromolecules। Since DNA exists within the cell membrane along with other macromolecules such as RNA, polysaccharides, proteins and lipids, it must be separated and purified
which involves enzymes such as lysozymes, cellulase, chitinase, ribonuclease and proteases, etc. Other macromolecules are removable with other enzymes on treatments. Ultimately, the addition of ethanol causes the DNA to precipitate out as fine threads. This is then spooled out to give purified DNA. तो जो और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं DNA के साथ में उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. इसमें इथेनॉल जो है वो अच्छा रोल प्ले करता है, जिससे DNA जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और उस DNA को हम प्यूरिफाइड DNA कहते हैं. नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. तो डीएनए जो हमने लिया है उसको कट करने का काम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है, जो स्पेसिफिक एंड पर डीएनए को कट करता है. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर that cuts DNA at specific locations. These reactions are called restriction enzyme digestions. इसको हम restriction enzyme digestion कहते हैं. They involve the incubation of purified DNA with the selected restriction enzyme at conditions optimal for that specific enzymes. The technique agarose gel electrophoresis reveals the progress of the restriction enzyme डाइजेशन. तो हम क्या करते हैं कि जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड, 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड जो है वो स्पेसिफिक टारगेट पर कट करने का काम करता है. तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड का ही यूज़ करते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं. तो जो प्यूरिफाइड डीएनए हमने आइसोलेट किया था उस प्यूरिफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है. यह एंजाइम डीएनए के 5 प्राइम एंड पर भी कट करता है. कुछ एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स इसमें 5 प्राइम एंड पर कट करते हैं, कुछ जो हैं वो 3 प्राइम एंड पर कट करते हैं और कुछ ब्लंट एंडेड एंजाइम्स होते हैं जो बीच में से कट करने का काम करते हैं. अब कट करने के बाद में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है वो यूज़ में ली जाती है, जहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का डाइजेशन करते हैं. तो जो भी हमने डीएनए कट किए हैं उनको हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं, जिससे डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. लॉन्ग डीएनए एंड शॉर्ट डीएनए अपने वेट के हिसाब से इलेक्ट्रोड से जब हम करंट पास करते हैं तो पॉजिटिव डीएनए जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ और नेगेटिव डीएनए जो है वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करते हैं, और जो लंबे डीएनए हैं वो जल्दी नीचे बेस पर सेट होते हैं, छोटे डीएनए जो हैं वो ऊपर की तरफ रहते होते हैं. तो साइज़ के हिसाब से डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो जाते हैं, और जो भी डिज़ायर्ड डीएनए हमको जिस भी जीन्स का लेना है, जो भी जीन सीक्वेंस का डीएनए हमें यूज़ करना है, उस डीएनए को हम फिर सदन ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा अलग कर लेते हैं और उस डीएनए का हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया हुआ डीएनए जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं. द वेक्टर डीएनए इज़ ऑल्सो प्रोसेस्ड यूजिंग द सेम प्रोसीजर. तो वेक्टर डीएनए जहाँ पर हमको अपना डिज़ायर्ड डीएनए यूज़ करना है, जहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, उस वेक्टर डीएनए को भी हम इसी सेम प्रोसीजर से तैयार करते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर. पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जब हम डीएनए को लगातार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक बहुत छोटे अमाउंट में डीएनए जो है वो तैयार किया जाता है, और छोटे अमाउंट में डीएनए का हम मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं बनाते हैं. इसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन. तो एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, polymerase chain reaction or PCR is a method of making multiple copies of a DNA sequence using the enzyme DNA polymerase in vitro. यहाँ पर जो हम DNA polymerase एंजाइम लेते हैं, ये DNA polymerase जो है वो टाक polymerase कहा जाता है. ये polymerase थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से
निकाला गया है और ये बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, जहाँ पर ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को बहुत आसानी से रेसिस्ट कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हमको जो एंजाइम यूज़ करना है, जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करना है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हम टाक पॉलीमरेज यानी टाक यानी TAQ, T फॉर थर्मस एंड AQ मीन्स एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ये बैक्टीरिया का नाम है जो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। इसलिए हम इस डीएनए पॉलीमरेज को टाक पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स टू एम्पलीफाई ए सिंगल कॉपी ऑन ए और ए फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए इनटू थाउजेंड्स टू मिलियन ऑफ कॉपीज़। तो सिंगल कॉपी को ये मिलियंस ऑफ कॉपीज़ में कन्वर्ट करने का काम करता है। PCR रिएक्शंस आर रन ऑन थर्मल साइक्लर्स यूजिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पर चाहिए होती है? एक तो टेम्पलेट चाहिए होता है जिस पर डीएनए को हमें एम्प्लीफिकेशन करना है। प्राइमर्स चाहिए होते हैं। ये प्राइमर्स जो हैं वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर्स कहे जाते हैं। ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर्स जो हैं वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स पर अटैच्ड होते हैं और लगातार ये डीएनए को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। एंजाइम मैंने अभी आपको बताया ही था कि डीएनए पॉलीमरेज या टाक पॉलीमरेज जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल में लिया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स नीडेड टू एक्सटेंड द प्राइमर्स बाय द एंजाइम। जो प्राइमर्स हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लगातार अटैच्ड होते जाते हैं, जिससे डीएनए जो है वो कंप्लीट होता जाता है। The cut fragments of DNA can be amplified using PCR and then ligated with the cut vector। तो PCR से डीएनए को लगातार एम्पलीफाई किया जाता है और मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है डीएनए की तैयार की जाती हैं और ये डीएनए जो है बाद में लाइगेशन के द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या काम करता है? डीएनए को मल्टीप्लाई करने का काम करता है, लेकिन डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तो द प्यूरिफाइड डीएनए एंड द वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट आर कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन enzyme. This gave us the cut fragments of DNA and the cut vector that is now open। तो हमने जो डिज़ायर्ड डीएनए लिया है और जहाँ हमको इंट्रोड्यूस करना है, जिस प्लाज्मिड डीएनए के साथ उसको इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ पर अब जोड़ने का काम कौन करेगा? जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग दीज टू पीसेस टुगेदर यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज इज कॉल्ड एज द लाइगेशन। इसको हम कहते हैं लाइगेशन। The resulting DNA molecule is a hybrid of two DNA molecules। तो दो DNA molecules का क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। एक DNA प्लाज्मिड DNA होता है और दूसरा DNA डिजायर्ड DNA, जहाँ से भी हमें उसको इंट्रोड्यूस करना होता है वो DNA होता है। तो इस प्रकार के दो कॉम्बिनेशन DNA से जब हम DNA को बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइब्रिड DNA। तो हाइब्रिड DNA कहलाता है। The interest molecule and the vector, in the terminology of genetics, this intermixing of different DNA strand is called recombination। तो इस प्रकार से जब दो DNA को का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, that process is called as the recombination। इसीलिए हम इसको कहते हैं recombinant DNA technology। Hence this new hybrid DNA molecule is also called a recombinant DNA molecule and the technology is referred to as the recombinant DNA technology। Insertion of recombinant DNA into host। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने डीएनए तैयार किया है, रिकॉम्बिनेशन से जो हमने डीएनए तैयार किया है यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है, उसको हमें कहाँ डालना है? होस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। In this step, the recombinant DNA is introduced into a recipient host cell, mostly a bacterial cell। This process is called as ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने जो डीएनए तैयार किया है प्लाज्मिड के साथ, तो उसको हमें कहाँ इंट्रोड्यूस करना है? किसी भी रेसिपिएंट होस्ट के अंदर डालना है। यह रेसिपिएंट होस्ट जनरली बैक्टीरियल सेल होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
Bacterial cells do not accept foreign DNA easily, therefore they are treated to make them competent to accept new DNA. The process used may be thermal shock, कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोपोरेशन एक्सेट्रा. बैक्टीरियल सेल जो है वो आसानी से डीएनए को, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसको हम कई प्रोसेस से तैयार करते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं. इनमें ये प्रोसेस होती हैं थर्मल शॉक, कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोपोरेशन. अब आता है आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स. किस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइसोलेट करते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस generates a mixed population of transformed and non-transformed host cells. The selection process involves filtering the transformed host cells only. यहाँ पर हम select कर लेते हैं transformed host cell को. For isolation of recombinant cell from non-recombinant cell, marker gene of plasmid vector is employed. यहाँ पर हम marker genes का इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड के अंदर, जिससे जो रिकॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उन रिकॉम्बिनेशन डीएनए का हमको आसानी से पता चल सके. फॉर एग्जांपल PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर कंटेन्स डिफरेंट मार्कर जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. व्हेन PSTI-RE इज यूज्ड, it knock out ampicillin resistant genes from the plasmid so that the recombinant cell becomes sensitive to ampicillin. तो यहाँ पर जैसे जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है उसमें क्या होते हैं, मार्कर जीन्स होते हैं. वह मार्कर जीन्स यदि उसके पक्ष में होते हैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और नहीं होते हैं तो उसको नॉक आउट कर देते हैं. तो वो कहलाते हैं सेंसिटिव. उस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंट जीन है उसके प्रति जो सेंसिटिव होते हैं उनको हम सेंसिटिव कहते हैं. जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एम्पीसिलिन के प्रति सेंसिटिव है, तो उसको हम सेंसिटिव टू एम्पीसिलिन कहेंगे. यह फिगर है जिसमें आइसोलेशन रिकॉम्बिनेंट सेल्स का दिखा रहे हैं. आप देख सकते हैं ह्यूमन सेल है. ह्यूमन सेल से हमने क्या लिया है, ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया है, डीएनए पार्ट लिया है. यह डीएनए पार्ट जो है हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए तैयार करना है, उसमें हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन जो है वो इसके साथ में अटैच करते हैं, और डीएनए लाइगेज के साथ में डीएनए को जोड़ दिया जाता है. इस डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर. बैक्टीरियल सेल जो है बैक्टीरियल डीएनए भी कैरी कर रहा है, और इसके साथ में क्या कैरी कर रहा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाला डीएनए भी कैरी कर रहा है, जो लगातार मल्टीप्लाई होकर फिर से नया जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का भी डीएनए तैयार करता है. तो इस प्रकार से हम आइसोलेशन करते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल्स का. अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इसके उपयोग हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड रिसर्च. तो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और रिसर्च में इसका भरपूर यूज़ होता है. द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ इन बेसिक रिसर्च इन विच द टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट टू मोस्ट करेंट वर्क इन द बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेस. Recombinant DNA is used to identify, map and sequence genes and to determine their function. Recombinant proteins are widely used as reagents in laboratory experiments and to generate antibody proofs for examining protein synthesis within cells and organisms. तो इसका यूज़ जो है प्रोटीन्स में काफ़ी होता है. लेबोरेटरीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स में प्रोटीन्स के रूप में वाइडली यूज़ किया जाता है, और इनमें प्रोटीन सिंथेसिस को जो है एग्जामिन किया जाता है. मैनी एडिशनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फाउंड इन इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड बायो इंजीनियरिंग. यहाँ पर इनका इस्तेमाल अधिकता से किया जाता है. डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV इन ए पर्सन. तो HIV को भी डिटेक्ट करने के ये टेक्नोलॉजी काम में आती है. एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ BT कॉटन टू प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट वॉल वॉर्म्स. BT कॉटन जो है ये काफ़ी
न्यूज़ में रही थी। बीटी कॉटन जब तैयार की गई थी तो जो कॉटन के बॉल बम्स होते हैं इनसे के प्रति कैसी थी, वो रेजिस्टेंट थी, जिससे कॉटन का उत्पादन जो है वो अधिक हो सकता था। एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन्स, इंसुलिन प्रोडक्शन बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेडिसिन्स के क्षेत्र में। जीन थेरेपी में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो हेरिडिटरी डिजीज़ हैं उनके जीन्स को डिटेक्ट करके उनको वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है जीन्स को रिपेयर किया जाता है या जीन्स को वहाँ से हटा दिया जाता है, जिससे जीन डिफेक्ट्स जो हैं निकल जाते हैं और जो बीमारी है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, एलिसा इज़ एन एग्जाम्पल वेयर द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ पॉसिबल। एलिसा जो है बहुत सारे बीमारियों में जब टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका है आज के परिप्रेक्ष्य में। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं इस टेक्नोलॉजी की। तो ये लिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं ये हम देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज़ इन द एनवायरनमेंट, द जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो नेटिव स्पीशीज़ थी जो हमारे एनवायरनमेंट में सदा से चली आ रही थी, उनको क्या किया है, मॉडिफाइड स्पीशीज़ ने रिप्लेस कर दिया है। तो मॉडिफाइड स्पीशीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई और जो नेचुरल जो स्पीशीज़ थी एनवायरनमेंट के अंदर वो समाप्त हो गई। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। रीसाइलेंट प्लांट्स कैन थियोरेटिकली गिव राइज टू रीसाइलेंट वीड्स विच कैन बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो जो रिसाइलेंट प्लांट्स थे उनसे रीसाइलेंट वीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए। इन वीड्स को समाप्त करना जो है वो बहुत ही कठिन होता है। क्रॉस कंटेमिनेशन एंड माइग्रेशन ऑफ प्रोप्राइटरी डीएनए बिटवीन ऑर्गेनिज्म, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेटिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको जो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं। द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म आर पॉपुलेशन ऑफ क्लोन्स वल्नरेबल इन एग्जैक्ट सेम वेज ए सिंगल डिजीज़ और पेस्ट कैन वाइप आउट द एंटायर पॉपुलेशन क्विकली। तो इससे क्या हुआ है कि हमारी जो नेचुरल प्लांट्स थे, नेचुरल ऑर्गेनिज्म थे, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है इस टेक्नोलॉजी से। क्रिएशन ऑफ सुपर बग इज़ हाइपोथेसाइज्ड। सुपर बग का जो हाइपोथेटिकल क्रिएशन है वो इसमें शामिल है। एथिकल कंसर्न अबाउट ह्यूमंस ट्राइंग टू प्ले गॉड एंड मैस विद द नेचर वे ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ एक्सेग्रेटेड बाय द फियर ऑफ अननोन of what all can be created using the technology and how is it going the impact the civilization। तो हमारे ईश्वर के कृत्य को, ईश्वर ने जो सृष्टि की संरचना की है उसके कृत्य को एक क्या किया है, एक चुनौती दी है। इस तरीके से नई नई स्पीशीज़ जो हैं तैयार करके और नए नए ऑर्गेनिज्म तैयार करके, तो इससे क्या है कि ये हमारी सिविलाइजेशन पर एक गलत प्रभाव डाल सकते हैं। Such a system might lead to people having their genetic information stolen and used without permission। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चुराई जा सकती है और उनका जो है गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। Many people worry about the safety of modifying food and medicines using recombinant DNA टेक्नोलॉजी। तो इनका जो फूड और मेडिसिन्स हैं इनकी सेफ्टी का भी एक इशू है, जिसके जो एक चिंता का विषय है। ये रेफरेंसेस हैं जिससे इस टॉपिक को तैयार किया गया है। यहाँ पर ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। थैंक यू।